हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहा हूं। और ये जो प्रश्न हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क के हैं, और ये प्रश्न आपके मेडिकल सोशल वर्क में भी पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। हालांकि मैंने अभी एक नया बैच स्टार्ट किया है यूजीसी नेट के लिए भी और एम्स के लिए भी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो दिल्ली में 254 यानी 254 रिक्वायरमेंट पर बात हुई है, जिसमें ग्रेड के आधार पर ABC ग्रेड को लेकर बात की गई है, जिसमें मेडिकल सोशल वर्क के लिए कुल टोटल 10 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। तो 19 नवंबर यानी कल से फॉर्म जो है इसके भरे जा रहे हैं। तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, सीधा CBT पर आपको पेपर होगा, और आप जितने नंबर लाएंगे, अधिक से अधिक अगर आप नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एम्स में। ठीक है, तो ये कल से फॉर्म जो है आप लोगों को भरे जा रहे हैं, और ये भरा जाएगा आप लोगों का 19 दिसंबर तक। ठीक है, 19 दिसंबर 2022 तक आप लोगों की जो है फॉर्म भरे जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चनों पर, जो क्वेश्चन आप लोगों को मेडिकल सोशल वर्क में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिसकी फ़ीस जनरल और OBC के लिए 3,000 रखी गई है। SC ST और EWS के लिए मैं बात कर रहा हूँ एम्स की फ़ीस। ठीक है, SC ST और EWS के लिए जिसने बताया 2,400 रुपये। ठीक है, और यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं एम्स में, तो मैं आपको बता दूं उसकी 3,500 फीस रखी गई है। आप लोगों को पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही पेपर होने वाला है, और हिंदी में भी रहेगा, दोनों रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे, यानी बाइलिंगुअल रहेगा आप लोगों का। तो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आप लोगों को, और क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मैंने हिंदी में भी क्वेश्चंस लिए हैं और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा। ये एम्स की बात कर रहा हूँ। और यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट के जो स्टार्ट हुआ है सिलेबस के आधार पर पहला यूनिट स्टार्ट हुआ है, जिसकी फ़ीस 5,000 रखी गई है। 2 किस्तों में आपकी फ़ीस सबमिट होगी, और उसके बाद आप यूजीसी का जो पेपर होगा वो आप 2 बार में दे सकते हैं। ठीक है, 2 बार आप यूजीसी का पेपर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि असफल पलायन का अर्थ है। आपको बताना ऑप्शन ए कि आदतन पलायन करता होगा, ऑप्शन बी अल्प अवधि के अंतराल में पलायन होगा, ऑप्शन सी पलायन की कोशिश मगर असफल, ऑप्शन डी दीर्घ अंतराल में पलायन। तो अगर हम बात करें इसका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी वाला। ठीक है, असफल पलायन का जो अर्थ बनता है वो पलायन की कोशिश मगर असफल बनता है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर सी वाला करेक्ट माना जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है। NTA UGC नेट सोशल वर्क के हिसाब से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, उसी के आधार पे बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, कि विरेचन यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोरसिस क्या होता है। ठीक है, कैथोरसिस क्या होता है? तो कैथोरसिस अपनी समस्याओं को किसी दूसरे से कहकर तनाव में कमी होना बेसिकली कैथोरसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है कि ज्ञान मीमांसा किसके बारे में है। ज्ञान मीमांसा किसके बारे में है? जानने, सहभागिता, सुनना और प्रतिभागिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोइंग, यानी एक प्रकार से जानना। ठीक है, ज्ञान मीमांसा किसके बारे में है? जानने के बारे में। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रतिमान जिसको हम लोग बोलते हैं पैराडाइम, पैराडाइम का अर्थ क्या बनता है? प्रतिरूप बनेगा, भूमिका या कौशल या गुण। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब अगर हम बात करें, जो पैराडाइन होता है वो आदर्श प्रतिमान होता है, नमूना, किसी शब्द का विभिन्न रूप कह सकते हो या रूपावली कह सकते हो आप लोग इसे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट होगा, प्रतिरूप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 कहता है कि नाटकीकरण डैश का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, नाटकीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, डैश का सिद्धांत है। सामाजिक क्रिया के ये बेसिकली सिद्धांत है, जिसमें वैधिकरण का सिद्धांत बताया गया था और नाटकीकरण का सिद्धांत बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाटकीकरण का सिद्धांत है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये बेसिकली आपका सोशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, सामाजिकरण को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वो डी वाला सही माना जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे होगा? सन 1973 उत्तराखंड, चमोली, चंडी प्रसाद, सुंदरलाल
सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस चिपको आंदोलन को शुरुआत किया था। तो बेसिकली ये किससे संबंधित है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, पेड़ बचाओ से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखेंगे ना, बी वाला जो है यही आपका करेक्ट माना जाएगा। बेसिकली आप देखें तो एक जंगल बचाओ आंदोलन था जो 1980 में चलाया गया था, वर्तमान में झारखंड में है ना। ये जो था वृक्ष को काट कर उनके स्थान पर सागवन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में था। वो था बेसिकली जंगल बचाओ आंदोलन था। एक शांति घाटी था जो 1973 में स्टार्ट हुआ था और 1980 में वो समाप्त हो गया था। शांति घाटी ठीक है आंदोलन था, वो केरल के जो है कुंतीपूज एक नदी है वहाँ पर हुआ था। ये बेसिकली विद्युत बाद से संबंधित था। ठीक है, नवदन्या आंदोलन था, दिल्ली में चलाया गया था 1882 में, वंदना शिवा के द्वारा चलाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को क्लास में चर्चा करूँगा आप सभी लोगों से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी के प्रश्न हैं, ये सभी के सभी मेडिकल सोशल वर्क में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, लॉबिंग का अर्थ समाजकारी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें लॉबिंग बेसिकली किसी विशेष कारण या मुद्दों के लिए समर्थकों का कार्य से है जो कानून के फैसले को उसके पक्ष में प्रभावित करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये समर्थन जुटाने की बात करता है। लॉबिंग एक प्रकार का अर्थ अगर हम बात करें तो वो समर्थन जुटाने की बात करेगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लॉबिंग सोशल एक्शन स्टैंड फॉर अगर हम बात करें तो विनिंग सपोर्टिंग की बात करेगा। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, बुजुर्गवाद का अर्थ क्या बनता है। यहाँ पे अर्थ पूछा गया है, तो अमीर का अधिक अमीर होना बेसिकली बुजुर्गवाद का अर्थ बताता है। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब हो। फैक्ट पर आधारित ये प्रश्न है, सरल प्रश्न है, मेडिकल सोशल वर्क एम्स में ये पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMP कर लीजिएगा इस प्रश्न को। गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट क्या इंगित करता है। बहुत ही आपको बता दो कि ये जर्मन शब्द है। जो है गेमाइन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट जो है ना, ये जर्मन शब्द है, याद रखिएगा। इसकी अवधारणा का उपयोग मैक्स वेबर के द्वारा इकोनॉमिक एंड सोसाइटी किताब आई थी 1912 में, तो उसमें पहली बार किया गया था। अब ये किताब किसकी थी, मैक्स वेबर की थी, 1912 में आई थी, तो उसमें पहली बार ये चर्चा किया गया था। बेसिकली समुदाय और समाज, आपने फर्डिनेंड टोनिज का नाम सुना होगा, फर्डिनेंड F टोनिज कहा जाता है उनको इन शॉर्ट में। तो फर्डिनेंड टोनिज ने सन 1887 में 1887 में, देखिए मैं सारे फैक्ट भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप सभी लोग। सामाजिक संबंधों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने कहा कि एक समुदाय होगा और एक समाज होगा। समाज को जो बोला उन्होंने एसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया, यानी संघ को रिप्रेजेंट किया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिटी एंड एसोसिएशन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे के सारे मेडिकल सोशल वर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग इसको नोट भी बनाते जाइए सही से। ठीक है ना, बाकी यूजीसी के लिए इम्पोर्टेंट है ही। देखिए एक चीज़ बता दो आप लोगों को, यदि आप यूजीसी नेट की अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि 5000 फीस रखी गई है उसकी। यदि आप मेडिकल सोशल वर्क की क्लास लेना चाहते हैं मेडिकल सोशल वर्क की, तो उसकी 3500 फीस रखी गई है। ठीक है, और यूजीसी की फ़ीस आप 2 किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप चाहो तो मेरा नंबर नोट कर सकते हो, 8506031308 पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए, संपूर्ण जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं मुक्ता विवाह किस में होता है। क्या जैनियों में या सिखों में, मुसलमानों में या बौद्धों में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने। सही जवाब इसका अगर हम बात करेंगे तो मुसलमानों में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, मुक्ता का अर्थ होता है आनंद के लिए। ठीक है, मुसलमानों के द्वारा यानी शिया संप्रदाय के लोग जो है बेसिकली इसमें मुक्ता विवाह से रिलेटेड है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याण की वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 11 के बारे में, तो ये बेसिकली भाग जो 4 है DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें 3 से 36 आर्टिकल के बारे में बात किया गया है। मौलिक अधिकार की बात अगर हम बात करते हैं तो भाग 3 में हमारे आता है, जिसमें 12 से 35 तक की बात होती है जहाँ। ठीक है, और नागरिकता की बात करते हैं तो 5 से लेकर 11 की बात होती है भाग 2 में। भाग 1 में संघ और उसका राज्य के क्षेत्रों के बारे में जिक्र होता है, 1 से लेकर 4 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, तो ये 12 से लेकर 35 आता है भाग
भाग 3 में। तो ये आर्टिकल भी मैं आप लोगों से बताऊंगा, क्लियर करूंगा ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बाल विवाह प्रतिरोध नियम कब लागू हुआ। हालांकि मैंने आपको अभी लास्ट टाइम में क्लास चल रही थी हम लोगों को, तो मैंने जब समाज कार्य के क्षेत्रों पर बात कर रहा था तो वहाँ पे बच्चों के संबंध में कुछ मैंने आर्टिकल्स बताए थे, ठीक है, कुछ अधिनियम भी बताए थे आप लोगों को, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो शारदा एक्ट जो है, हरबिलास शारदा, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है, बाल विवाह प्रतिरोध नियम से ही रिलेटेड है ये। तो एक बाल विवाह निषेध एक्ट है जो 2006 में लागू हुआ था। और याद रखिएगा 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ, जहां विवाहित उम्र बताया गया बॉयज़ के लिए 14 वर्ष और गर्ल्स के लिए बताया गया था 18 वर्ष, ठीक है। बाद में क्या हुआ, परिवर्तित भी हुआ, बॉयज़ के लिए हो गया 21 और गर्ल्स के लिए हो गया 18। हालांकि अभी वर्तमान में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल कर दिया गया है 21, लेकिन अभी तक ये सही तरीके से लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी यही चल रहा है, 21 और 18 चल रहा है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली शारदा जो एक्ट से रिलेटेड था, इसका सही जवाब होगा अगर हम बात करें ना कब लागू हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, अपराध एक अर्जित व्यवहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके लिए ये, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्राइम इज अ लर्नड बिहेवियर इसको कहा जाता है, ठीक है, या आप एक्वायर बिहेवियर भी इसको बोल सकते हो। तो ये बोला किसने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी फेमस सवाल है ये। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोहेन का नाम आएगा, ना कि सुदरलैंड का नाम आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना तो ए इज़ द राइट आंसर होगा, कोहेन। बेसिकली अगर हम एडविन सुदरलैंड की बात करें तो ये अपराध विज्ञान का सिद्धांत बताते हैं 2009 में, और एक वाइट कॉलर क्राइम बताते हैं 1949 में, और एक वाइट नेक अपराध जिसको हम लोग बोलते हैं सन 1961 में। तो ये सुदरलैंड का आता है। तो बहुत बच्चे सुदरलैंड को लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुदरलैंड नहीं होगा, कोहेन का नाम आएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब माना जाएगा। और ये जो बेथम है ना, बेथम एक ऑप्शन में, यहाँ देखिए डी वाले ऑप्शन में बेथन महोदय का जो नाम आता है, ये बेसिकली नैतिकता और कानून के सिद्धांत में आता है, जो 1789 में जर्मी बेथम, पूरा नाम इनका जर्मी बेथन, 1789 में इन्होंने नैतिकता और कानून के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। बात करते हैं परिवीक्षा काल, जिसको प्रोबेशन का अर्थ बताता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजीसी के बच्चे ध्यान दें ऐसे प्रश्नों पर। ये जो प्रश्न है सजा पर सतर्क रोक लगाने के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न है। बेसिकली ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही जवाब है, परिवीक्षा काल, प्रोबेशन है, ठीक है। तो इसे अपराधी की रिहाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक पैरोल भी होता है। पैरोल दोषी को रिहाई का अनुदान है, केवल तभी जब उसने जेल में अपनी सजा का एक हिस्सा परोसा का मतलब होता है काट लिया हो, एक हिस्सा उसका जेल में काट लिया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 15 कि पहला किशोर न्यायालय डैश में स्थापित है। डैश में स्थापित है पहला किशोर न्यायालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मुंबई सन 1927 में। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा मुंबई, अच्छा सी में है, सन 1927 में। याद रखिएगा ईयर भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला किशोर न्यायालय स्थापित किया गया था सन 1927 में मुंबई में। गरीबी का संबंध है किससे, पॉवर्टी रिलेटेड टू, आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए, क्या सापेक्षता के सिद्धांत से, रिलेटिव अगर हम बात करें थ्योरी से, क्या आपका सांस्कृतिक सिद्धांत से, कल्चरल थ्योरी से, क्या आपका प्रणाली के सिद्धांत से, सिस्टम थ्योरी से, क्या आपका अनोमी सिद्धांत या एनोमी थ्योरी से, क्या यहाँ पे पॉवर्टी का संबंध बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो सापेक्षता के सिद्धांत से बनेगा। बेसिकली रिलेटिव थ्योरी जो है, थ्योरी के नाम से जाना जाता है गरीबी का संबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 अनुलोम विवाह को बता रहा है। ये अनुलोम मैरिज इसको बोला जाता है इंग्लिश में भी। तो ये इसका जो सही जवाब होगा, ये ऊंची जाति के पुरुष का निचली जाति के स्त्री से अगर विवाह होता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। और जब ऊंची जाति की स्त्री का विवाह नीची जाति के पुरुष से होगा ना तो उसे प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रतिलोम कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर मैं स्टार भी लगा देता हूँ, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट आगे अगर बात करता है तो यूफोरिया जो है व्यक्त करता है। आप यूफोरिया एक्सप्लेन किसको करेगा,
किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ आपको बताओ, जो यूफेरिया का पहले मतलब समझ लीजिए। यह एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जो व्यक्ति को बेहद सुख, उत्साहित और आत्मविश्वासी बनाती है। ठीक है, तो इसमें संगीत, बेसिकली यूफोरिया के कई टाइप भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, संगीत के प्रेरित यूफोरिया होता है, व्यायाम से प्रेरित एक यूफोरिया होता है, नशीली दवाओं से भी यूफोरिया होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो सेक्स प्रेरित यूफोरिया होता है, हाइपोक्सिया प्रेरित यूफोरिया होता है, कई टाइप का होता है यूफोरिया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये सब कुछ अच्छा होने की स्थिति में है। बेसिकली ईर्ष्या से गलत था, समतुल्य से, संघर्ष से गलत था, सब कुछ अच्छा होने की कंडीशन में था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, स्टेट ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, यूफोरिया एक्सप्लेन करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? बहुत अच्छा सवाल। आपको मालूम होगा, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं, सन 1875 में, 1875 में। हालांकि अगर हम बात करें गोविंद रनाडे महोदय के बारे में तो सन 1867 आता है इनका। विनोबा भावे का अगर हम बात करते हैं तो इनका वर्ष आता है 1951। और विवेकानंद की बात करते हैं तो इनका वर्ष आता है 1806। ठीक है, ये आता है। परंतु आप ध्यान रखिएगा, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं वो बेसिकली दयानंद सरस्वती जी हैं। तो इन्होंने सन 1875 में किया था। मैं इनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को दूंगा क्लास में। ठीक है, यहाँ केवल मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो यूजीसी नेट और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ऐसे सवाल आप लोगों के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृतिकरण शब्द किसने बनाया है? बहुत ही अच्छा सवाल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ये सवाल है 20 नंबर का संस्कृतिकरण को लेकर, ये बेसिकली एम.एन. श्रीनिवासन को लेकर है। एम.एन. श्रीनिवासन ने बेसिकली सन 1950 के दशक में संस्कृतिकरण शब्द को गढ़ा था। इसलिए आपको सही जवाब देना है ऑप्शन नंबर बी को। आपने नाम सुना होगा एस.सी. दुबे के बारे में, काफ़ी फेमस पर्सन है, ये भी संस्कृतिकरण में आते हैं। इनका नाम आता है स्व संस्कृति ग्रहण में आता है। नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्व संस्कृति ग्रहण में नाम आता है एस.सी. दुबे के नाम। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, विधवा पुनर्विवाह को किसने प्रोत्साहन दिया है? ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को किसने प्रोत्साहन दिया है? क्वेश्चन नंबर 21। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा 1856 1856 में विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति यहाँ पर बेसिकली ईश्वरचंद विद्यासागर की भूमिका देखने को मिली थी। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें डॉक्टर डी के कर्वे, सन 1893 में डॉक्टर डी के कर्वे, ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलिए आप सभी लोग। डी के कर्वे ने सन 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ बनाया। ठीक है, और पूना में इन्होंने विधवा आश्रम खोला था 1899 में, 1899 में। कब खोला था? 1899 में। याद रखिएगा, पूना में विधवा आश्रम खोला था। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल था ये आप सबके लिए। और मैं बता दूं कि 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना हुई है। अब फैक्ट दे देता हूं आप लोग को, लिख लीजिए। एक तो फैक्ट ये रहा कि 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना हुई, और एक 1906 में मुंबई में भारतीय स्त्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1906 में। ठीक है, याद रखिएगा। और एक तो 1899 में अभी भी बताया, पूना में विधवा आश्रम की स्थापना हुई। धोधो केशव कर्वे इनका नाम है, डी के कर्वे का पूरा नाम जिसको बोला जाता है धोधो केशव कर्वे। और एक मैंने बताया था 1893 में क्या था? विधवा पुनर्विवाह संघ था। ठीक है, और एक आपका था 1856, और ये आप जानते हैं विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति ईश्वरचंद विद्यासागर की। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। गरीबी हटाओ को किसने लोकप्रिय बनाया? गरीबी हटाओ को किसने लोकप्रिय बनाया? एक प्रकार से पब्लिश किसने किया? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है ये बात बोला था। आराम हराम है ये बात बोला था। और इंदिरा गांधी की बात अगर हम करें तो गरीबी हटाओ का एक प्रकार से लोकप्रिय इनका नारा रहा है। ऑप्शन नंबर आपकी अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर, सन 1971 में था, और यहाँ पर बी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, बात करते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में कि भारत में प्राचीनतम सामाजिक सुरक्षा कानून है।
आपको मालूम होना चाहिए कि प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना, सबसे ओल्ड, है ना। ओल्डेस्ट सोशल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, लेजिस्लेशन इन इंडिया की बात हो रही है। तो जो श्रमिक क्षतिपूर्ति एक्ट है, ठीक है, द वर्कमैन इज, अगर हम बात कर रहे हैं क्षतिपूर्ति को लेकर, एक्ट को लेकर, तो ये बेसिकली सन 1923 में था, सन 1923 में था, 1923 में था। और प्रोविडेंट फंड एंड बोनस एक्ट की बात अगर हम लोग करें तो 1948 था, कर्मचारी राज्य बीमा बोलते हैं। और ये ऊपर वाले को इंग्लिश अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो उसको कर्मचारी क्षतिपूर्ति एक्ट कहते हैं या अधिनियम कहते हैं। और मातृत्व लाभ एक्ट की बात करते हैं तो 1961 आता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की बात करते हैं तो 1972 आया था, इसको उपादान भुगतान अधिनियम कहा जाता है। तो सबसे पुराना कौन सा था, तो पहला ही तो लग रहा है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर ए वाला ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1923 वाला। काका कालेलकर किससे संबंधित हैं, तो देखिए काका कालेलकर किससे संबंधित है, पिछड़ा वर्ग कमीशन से संबंधित है। तो बहुत ही इजी सवाल है, बैकवर्ड कास्ट अगर हम बात करें क्लास कमीशन की, तो यही आपका करेक्ट माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने देखिए, ये अगर आप लोग NTA UGC नेट या आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है। बात करते हैं आप लोगों को, वहाँ पर यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की सारी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। हर एक यूनिट के बाद आपको मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 2004 से लेकर 2022 तक के जितने सोशल वर्क का पेपर हुआ है वह एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को, व्याख्या के साथ आप लोगों को प्रोवाइड भी कराया जाएगा और सॉल्व के साथ आप लोगों से किया भी जाएगा, आप लोगों से ही सॉल्व करवाया जाएगा ये, ठीक है, पेपर। और आगे अगर हम बात करें आप लोगों से तो हैंड रिटन में भी कुछ नोट्स हैं हमारे पास, हम हैंड रिटन में भी आप लोगों को इस बार जो है नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बाकी टाइपिंग का नोट्स तो रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं भारत में स्कूल ऑफ सोशल वर्क का एसोसिएशन कब स्थापित हुआ है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बेसिकली ASSWI से रिलेटेड है, एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सन 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली यह प्रश्न तो मेरे समझ से 1961 तो है ही नहीं, इस प्रश्न को अपवाद में डाला गया होगा, परंतु यहाँ पे अगर आप लोग जवाब भी दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को ही दीजिएगा। इसका सही जवाब जो होगा वो 1961 ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी में 1960 दिया गया है, इसलिए आप इसी का चुनाव करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संकट जिसको बोलते हैं क्राइसिस, संक्रांति काल होता है, इसलिए व्यक्ति को तत्कालीन चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। क्या यह बात सत्य है, बिल्कुल कथन सत्य माना जाएगा। कारण की बात करते हैं तो फील्ड वर्क प्रशिक्षण के से ही शुरू में ही सही निदान करने का कौशल प्राप्त होता तो है, इसलिए मानव संसाधन के प्रबंध में या मैनेजमेंट में या संवेदनशीलता का प्रशिक्षण एवं आदतन सूचना संग्रह का समावेशन अवश्य होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें कि जब आप फील्ड वर्क कर रहे थे MSW के दौरान में, तो निदान करने का एक कौशल प्राप्त तो होता है, इसीलिए मानव संसाधन का एक मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, जहाँ पे संवेदनशीलता का प्रशिक्षण और आदतन सूचना संग्रह, मतलब जो डेटा मिल रहा है उसको आप कलेक्ट करते हो, तो ये करना भी चाहिए और ये होता भी है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका माना जाएगा ये भी, तो इसलिए आपका D, A और R दोनों सही है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। आवासीय सामाजिक कल्याण संस्थाओं को समाज के सेफ्टी वाल नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है आप लोगों का, ये कथन सत्य माना जाएगा आप लोगों का। वहीं अगर हम बात करें अपराधशीलता का, खुली संस्थानों का नियंत्रण नहीं किया जा सकता है क्योंकि व्यवहार को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है, तो बात तो ठीक है, परंतु यहाँ पे व्याख्या नहीं होगी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। यह इसकी PDF मैं अभी आप लोगों को टेलीग्राम पर भी और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने का संरक्षण धारा 106 में परिवारों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले एक्ट से परिवार को पहले ही कमज़ोर संस्था और भी कमज़ोर हो जाएगी। गलत जवाब यहाँ पे केवल आपका A सही होगा, R गलत हो जाएगा। यहाँ पर C ऑप्शन देखिए, ठीक है, A इज़ द करेक्ट एंड R इज़ रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं 29 के बारे में। यहाँ पे चिकित्सात्मक विधान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेडिकल सोशल वर्क के लिए, ठीक है। चिकित्सात्मक विधान जिसको हम लोग बोलते हैं
थियोरेटिक सेटिंग, ठीक है, में कार्यकर्ता छोटे वर्ग काम को सुगम बनाने की भूमिका में होता है। तो ये बात आपकी सत्य है। बड़े वर्ग के प्रतिरोध का तकनीकी सुरक्षित ढंग से अपनाई जा सकती है, क्योंकि वर्ग जितना बड़ा होगा उतना ही कमज़ोर होगा। तो मैं आपसे बताऊं कि ये भी स्टेटमेंट तो सही है, परंतु इसकी व्याख्या आपकी सही नहीं मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए का, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा है कि 19वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन में समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। देखिए, अगर हम बात करें, सिलेबस में ही लिखा गया है 19वीं शताब्दी हमें समाज सुधार के बारे में पढ़ना है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा। सिलेबस में ही है ये चीज़ें तो। और फिर कह रहा है कि भारत में महिलाओं की दशा अपरिवर्तित रही है, क्योंकि जो है उनमें साक्षरता का जो स्तर है बहुत ही नीचे था। ये भी बात सत्य है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि ये भी आपका स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं, और आपका सही तरीके से यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है कि कारण क्या बता रहा है कि जहाँ पे आज समाज सुधार आंदोलन में समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है, रीज़न यही है, ठीक है भाई, कि दशाओं में अपरिवर्तित हो रही है, क्योंकि उसमें साक्षरता का स्तर भी बहुत नीचे रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। 30 क्वेश्चन हैं आप सबके लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन बच गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इसमें और भी सवाल हैं, मेडिकल सोशल वर्क से रिलेटेड ही हैं, और यूजीसी नेट के संबंध में भी ये प्रश्न हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को देखे रहिएगा। यदि आप लोग समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो यूजीसी नेट की क्लास हो, ठीक है, तो दोनों, अगर एम्स की बात करूँगा तो इसकी क्लास जो है 6:30 चलेगी, और यूजीसी नेट की जो क्लास चलेगी वो 8 PM चलेगी। दोनों क्लास शाम को ही चलेंगी, याद रखिएगा, और एक घंटे क्लास चलेगी, और केवल संडे ऑफ रहेगा। अदरवाइज़ कोई काम वगैरह पड़ जाता है तो कभी एक आध दिन ऑफ अगर हम कर देते हैं तो उसकी जगह पे हम संडे भी क्लास लेते हैं, ठीक है ना। और प्रैक्टिस भी आप लोगों की चलना स्टार्ट हो जाएगी एक आध सप्ताह के बाद, ठीक है। तो यदि आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, 8506031308 पर आप जो है मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और कॉल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।